Yes, my dear students, good morning. Today we will discuss chapter 7 and our topic is financial and non-financial incentive. You know, every employee is also motivated with two methods. There are two incentives, monetary as well as non-monetary. Monetary incentive financial incentive होती है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होती है. फिर आता व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल इंसेंटिव, या फिर इसको क्या बोलते हो, मॉनेटरी. मॉनेटरी इंसेंटिव कहता मॉनेटरी इंसेंटिव मीन्स दैट इंसेंटिव विच इज आल्सो प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ मनी. कहता मनी की फॉर्म में जब हम एम्प्लॉय को इंसेंटिव देते हैं तो उस इंसेंटिव को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव. जनरली जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं वो मॉनेटरी इंसेंटिव से ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं. इट मीन्स आपकी जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो आपकी फर्स्ट 3 नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड एंड सोशल नीड, ये 3 जो नीड है ये फाइनेंशियल इंसेंटिव से ही मोटिवेट होती है या फुलफिल होती है. जबकि जो लास्ट आपकी 2 नीड है, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की अगर मैं बात करूं तो वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करने पर वो फुलफिल होती है. ठीक है, इनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वाली नीड भी कहा जाता है, जो मनी की फॉर्म में सेटिस्फाई नहीं होती है बल्कि अदर वे में वो सेटिस्फाई होती है. तो ठीक है, तो फर्स्ट 3 नीड फाइनेंशियल मोटिवेशन से फुलफिल होती है और लास्ट 2 नीड आपकी नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन से फुलफिल होती है. वैसे तो अगर बात करें तो बेटा जो सोशल नीड होती है उसमें पैसे की भी जरूरत नहीं होती है. भाई फर्स्ट 2 नीड जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है, दूसरी आपकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है, ठीक है, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव से फुलफिल होती है. लास्ट जो 2 नीड है वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से फुलफिल होती है. बट जो सोशल नीड है उसके लिए तो हमें मनी की, देखो अगर रियल फॉर्म में आप उसको देखा जाए, जहां हम किसी का लव अफेक्शन लेना चाहते हैं, जहां फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ठीक है, जहां एक अच्छा रिलेशन हम मेंटेन करना चाहते हैं, वहां पैसे की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, लिखा हुआ आपकी पूनम गांधी बुक में कि सोशल नीड भी आपकी फाइनेंशियल इंसेंटिव से फुलफिल होती है. बट आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट. क्यों? क्योंकि उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है. आप उसको भी नॉन मॉनेटरी में काउंट कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, उसके बाद आता आपका कि भाई फाइनेंशियल इंसेंटिव का मीनिंग आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव या मॉनेटरी इंसेंटिव वो इंसेंटिव होती है जो हम अपने एम्प्लॉयज को मनी की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं. ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर होती है क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को इस सैलरी या वेजेज को इंक्रीज करती है, एम्प्लॉय को मोर वर्क परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करती है. तो इनको हम फाइनेंशियल इंसेंटिव कहा जाता है. क्योंकि मोटिवेशन देने के 2 मेथड है मान लो, ठीक है, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल. तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हम मनी की फॉर्म में देते हैं. कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव में कौन कौन से मेथड्स आते हैं. तो बेटा आज फर्स्ट मेथड इसमें आता है, फर्स्ट पे एंड अलाउंसेज. डिफरेंस अच्छे से देखना. सेकंड विल बी प्रॉफिट शेयरिंग, थर्ड विल बी को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन, फोर्थ विल बी बोनस, फिफ्थ विल बी कमीशन, सिक्स्थ विल बी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेज इंसेंटिव और सेवंथ विल बी रिटायरमेंट बेनिफिट्स और 8 पर्क्स, स्प्रिंग बेनिफिट्स एंड प्रिक्विजिट्स. फर्स्ट आता है पे एंड अलाउंसेज. पे एंड अलाउंसेज इज द फाइनेंशियल इंसेंटिव. पे एंड अलाउंसेज का मतलब होता है रेगुलर इंक्रीमेंट इन आवर सैलरी. इट आल्सो मोटिवेटेड एम्प्लॉय टू परफॉर्म मोर एंड मोर वर्क एंड आल्सो डू मोर प्रोडक्शन. ठीक है, सो दैट इन नेक्स्ट ईयर आवर सैलरी इज आल्सो इंक्रीज. पे एंड अलाउंसेज का मतलब होता है आपकी सैलरी में जो रेगुलर इंक्रीमेंट लगता है वो इंक्रीमेंट भी आपको मोटिवेट करता है मोर एंड मोर वर्क परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, वो आपको मोटिवेशन देता है कि आपको ज्यादा बेटर वर्क परफॉर्म करना है. क्यों? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हर साल आपकी सैलरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि आपके फादर अगर आप जिस सैलरी पे अपॉइंट हुए हैं, क्या अगले साल भी वही सैलरी रहेगी? क्या उससे अगले साल भी वही सैलरी? नहीं ना, हर साल सैलरी इंक्रीज होती है. बेटा सैलरी जो इंक्रीज होती है उसको इंक्रीमेंट बोला जाता है.
वो इंक्रीमेंट ही हमें मोटिवेट कर रहा है, डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क। मोटिवेशन तो है ना वो इंक्रीमेंट, कहीं ना कहीं वो इंक्रीमेंट मोटिवेट कर रहा है कि डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क, बेटर वर्क परफॉर्म करो, अच्छा इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। तो वो इंक्रीमेंट कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। अगर आपकी सैलरी आज मान लो मैं 50,000 की सैलरी पे अपॉइंट हो जाती हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, नेक्स्ट ईयर भी 50, अगले नेक्स्ट ईयर 50, तो भाई क्या हार्ड वर्क करोगे? नहीं, क्योंकि आपको तो कुछ वहाँ मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को रेगुलर क्या देती है, इंक्रीमेंट देती है। वो इंक्रीमेंट हमें मोटिवेट करता है मोर एंड मोर हार्ड वर्क करने के लिए, ठीक है। तो पे एंड अलाउंसेज का मतलब होता है रेगुलर इंक्रीमेंट। समझ आ गया इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है हर साल सैलरी का इंक्रीज होना, और जब हर साल हमारी सैलरी इंक्रीज होती है तो वो चीज़ हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है, ठीक है, कि हमें अपनी बेस्ट एबिलिटी से वर्क परफॉर्म करना है ताकि हमारा इंक्रीमेंट क्या लगे, ज़्यादा लगे। प्रॉफिट शेयरिंग, नाम से पता चल रहा है प्रॉफिट का शेयर आप लोगों को दिया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है कि इन दिस मेथड we also provide the salary to employees, so along with salary we also give some part of the profit to our employees. So profit share is also motivate to all employees to perform more and more hard work, क्योंकि अगर हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी के साथ साथ प्रॉफिट का भी शेयर देते हैं तो भी वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है ज़्यादा वर्क परफॉर्म करने के लिए, ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, क्योंकि सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज सेट कर देती है कि अगर हमने कैपिटल पर 20% के रेट से प्रॉफिट अर्न किया तो उस 20% में से हम 2% या 5% अपने एम्प्लॉय को भी क्या करेंगे, मतलब शेयर करेंगे। तो कहते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट अगर हमारा उस फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग हो जाता है तो ऑब्वियस बात है ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो ओनर होता है उस प्रॉफिट का जो पार्ट एम्प्लॉयज के लिए सेट किया गया था वो पार्ट सैलरी के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज को भी प्रॉफिट का क्या देंगे, शेयर देंगे। तो वो प्रॉफिट का शेयर हमें मोटिवेट कर रहा है कि डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क। सो इन दिस मेथड अलोंग विथ सैलरी वी आल्सो गिव सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू अवर एम्प्लॉयज, दैट प्रॉफिट इज आल्सो मोटिवेटेड टू परफॉर्म मोर हार्ड वर्क, टू परफॉर्म बेटर वर्क इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जनरली प्रॉफिट का शेयरिंग तब दिया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन को एक फिक्स परसेंटेज से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, बहुत सेटिस्फाई होता है कि हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, तो फिर वो खुश होकर अपने एम्प्लॉय को भी प्रॉफिट का शेयर दे देते हैं, उसको प्रॉफिट शेयरिंग कहा जाता है। उसके बाद थर्ड विल बी को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन आता है। कहता है को पार्टनरशिप क्या होता है? बेटा क्या प्रॉफिट का शेयर देने से आप ओनर बन गए कंपनी के? नो, आप मतलब एक एम्प्लॉय की बात हो रही है। क्या प्रॉफिट का शेयर देने से यू बिकम द ओनर ऑफ दिस कंपनी? नो, आई एम नॉट बिकम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। सो इन थर्ड पॉइंट को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, द कंपनीज आल्सो गिव शेयर्स टू देयर एम्प्लॉयज एट द लेस प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस, ठीक है। कहता है स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंसेंटिव का वो मेथड होता है जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के साथ साथ शेयर्स दे देती है, और जैसे ही कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मार्केट प्राइस से लेस प्राइस पर शेयर अलॉट करेगी तो एम्प्लॉयज आल्सो बिकम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, द एम्प्लॉयज आल्सो पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, द एम्प्लॉयज आल्सो गेट द शेयरिंग प्रॉफिट। दिस मेथड इज कॉल्ड द को पार्टनरशिप या फिर स्टॉक ऑप्शन। आ गया होगा समझ में? ओके। कहता है स्टॉक ऑप्शन में कंपनी सैलरी के साथ साथ आपको शेयर्स दे देती है, और बेटा वो शेयर्स हमेशा मार्केट प्राइस से लेस प्राइस पर आपको इश्यू करती है, ठीक है। फिर कई बार क्वेश्चन आता है मैडम लेस प्राइस पे क्यों देगी? बेटा कई बार अगर हमारी कंपनी के कुछ अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं और हम उनकी स्टेबिलिटी चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रलोभन आपको देना पड़ेगा। तो कंपनी उन एम्प्लॉयज को सेटिस्फेक्शन देने के लिए मार्केट प्राइस से लेस प्राइस पर भी शेयर इश्यू कर देती है, और जब उनको शेयर्स मिलेंगे तो दीज एम्प्लॉयज आल्सो बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, प्रॉफिट का भी शेयर लेंगे। बेटा उस मेथड को को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन मेथड कहा जाता है। फोर्थ आपका जो आता है वो आता है बोनस। फोर्थ आपका क्या आ रहा है? बोनस। ये एक्स्ट्रा मॉनेटरी रिवार्ड होता है। जो बोनस है बेटा वो एक्स्ट्रा मॉनेटरी रिवार्ड होता है।
सम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए, सेटिस्फेक्शन देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी रिवार्ड अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं ओवर एंड अबव सैलरी। ओवर एंड अबव सैलरी ये दिया जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो जैसे फेस्टिवल्स के सीजन पे, दिवाली है, न्यू ईयर है, ठीक है, क्रिसमस है, इन फेस्टिवल्स के सीजन पर कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी रिवार्ड अपने एम्प्लॉयज को दे देती है सेटिस्फेक्शन देने के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हॉलीडे का पैकेज दे दिया, ठीक है, या फिर पेड वेकेशंस या फिर गोल्ड की फॉर्म में भी अपने एम्प्लॉयज को क्या देती है, जैसे 2 days 3 night आपको कहीं घूमने के लिए क्या दे दिए, टिकट दे दी जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मॉनेटरी रिवार्ड की फॉर्म में होता है, उसको भी हम बोनस ही कहते हैं, ठीक है। तो ये बोनस होता है। उसके बाद आपने देखा कमीशन। बेटा कमीशन भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो जनरली सेल्समैन को दिया जाता है, क्योंकि सेल्समैन जितने ज्यादा ऑर्डर लेके आएगा पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनकी कमीशन की रेट फिक्स कर दी जाती है। तो वो कमीशन की रेट उनको मोटिवेट करती है कि मोर एंड मोर ऑर्डर्स लेके आओ। उनको सैलरी तो उनकी फिक्स है ही है, और सैलरी के साथ साथ उनको इंसेंटिव दिया जाता है, वो इंसेंटिव को ही कमीशन कहा जाता है, और ये सेल्समैन को ही मिलता है, क्योंकि सेल्समैन की सैलरी फिक्स है भाई, आपकी 20,000 सैलरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस एरिया में से जितने ज्यादा ऑर्डर लेके आओगे, तो उनका ऑर्डर फिक्स है, इतने ऑर्डर तो आपको लाने, उससे ज्यादा जितने भी लेके आओगे पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका कमीशन सेट कर दिया। वो कमीशन आपको मोटिवेट कर रहा है कि मोर एंड मोर ऑर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाओ, ठीक है। जितने ज्यादा ऑर्डर लाओगे उतनी ज्यादा इंसेंटिव आपको मिलेगी, वो सैलरी के अलावा मिलती है। वो भी सेल्समैन को क्या कर रही है, मोटिवेट करती है मोर एंड मोर हार्डवर्क करने के लिए। 6 आपका आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी लिंक है किससे, वेजेस से। इट मीन आपकी प्रोडक्टिविटी को लिंक कर दिया किससे, आपकी वेजेस से लिंक कर दिया। इट मीन्स मोर यूनिट्स मोर वेजेस, लेस यूनिट्स लेस वेजेस। जितनी ज्यादा यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे पर यूनिट का रेट फिक्स कर दिया। जैसे पर यूनिट का रेट फिक्स कर दिया कि भाई 1 यूनिट का आपको 5 रुपए मिलेगा, ठीक है। पर यूनिट का रेट फिक्स कर दिया, आपको 5 रुपीज मिलेगा। आपने मान लो 100 यूनिट बनाई तो देख लो कितने रुपए मिलेंगे आपको पर डे के, 500 रुपीज, ऐसे ही करके। तो इट मीन्स आपकी वेजेज को लिंक कर दिया आपकी प्रोडक्टिविटी से। मोर प्रोडक्टिविटी मोर वेजेज, लेस प्रोडक्टिविटी लेस वेजेज। तो ये चीज भी आपको मोटिवेट कर रही है मोर एंड मोर यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव। इट मीन्स वी शुड प्रोवाइड द सैलरी या वेजेस टू ऑल एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। अगर ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, ज़्यादा उसकी यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसको मोर वेजेस दी जाएगी। पर यूनिट का रेट फिक्स होता है, जितनी यूनिट उतनी वेजेस, जितनी कम यूनिट बनाएगा उतनी कम वेजेस दी जाएगी। तो वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव वाला मेथड है, ओके। बेटा ये जनरली जो प्रोडक्शन वाली कंपनियां होती हैं उनके लिए होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए होता है, सबके लिए ये मेथड सूटेबल नहीं होता। उसके बाद आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यू नो व्हेन एक एम्प्लॉय रिटायर होता है, व्हेन एक एम्प्लॉय रिटायर होता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको कुछ बेनिफिट्स देती है। वो बेनिफिट भी हमें मोटिवेट करते हैं प्रेजेंट में मोर एंड मोर हार्डवर्क करने के लिए। क्या आप इस बात से एग्री हो? यस, क्योंकि 2 ऑर्गेनाइजेशन है। पॉइंट बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ। 2 ऑर्गेनाइजेशन है बेटा। एक ऑर्गेनाइजेशन आज आपको 1 लाख रुपए दे रही है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आज आपको 70,000 रुपए दे रही है। लेकिन जो 1 लाख दे रही है वो फ्यूचर में आपको पेंशन नहीं देगी, लेकिन जो आज 70,000 दे रही है वो फ्यूचर में आपको पेंशन भी देगी। आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस देते हो? जनरली जो पर्सन्स होते हैं जो फ्यूचर को देखते हैं वो क्या दे देते हैं, उसको जो 70,000 वाली है उसको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें कम से कम पेंशन तो मिलती रहेगी, हमारा फ्यूचर तो सिक्योर रहेगा, फ्यूचर सेफ भी रहेगा। तो रिटायरमेंट के टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन हमें जो बेनिफिट्स देता है वो बेनिफिट्स भी हमें मोटिवेट करते हैं प्रेजेंट में मोर एंड मोर हार्डवर्क करने के लिए। और एक ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से बेनिफिट्स देता है बेटा, आप सबको पता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो फंड का कुछ पैसा, जितना पैसा हमारा कटता है उतना ही ओनर भी कंट्रीब्यूट करता है, वो तो ईपीएफ होता है। ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी क्या होता है, जनरली
हर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेजुएटी का अपना रूल होता है कि भाई 5 ईयर की अगर आपकी सर्विस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट हो जाती है तो आपकी जितनी सैलरी है उसका 50% हम आपको ग्रेजुएटी की फॉर्म में देंगे, 20% आपकी सैलरी का ग्रेजुएटी की फॉर्म में देंगे। और ग्रेजुएटी ओनली और ओनली बेटा ओनर देता है, उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होता जैसे ईपीएफ में होता है। जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ और उस कंपनी का रूल है कि अगर कोई एम्प्लॉय लगातार 5 साल तक हमारी कंपनी में टिक जाता है तो उसकी जितनी सैलरी रहेगी उतनी सैलरी का हम 25% ग्रेजुएटी की फॉर्म में उसको देंगे। तो ग्रेजुएटी की फॉर्म में ओनली और ओनली ऑनर देता है। या रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ये चीज़ें क्या कर रही है, हमें मोटिवेट करती है मोर एंड मोर हार्ड वर्क करने के लिए, तो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहा जाता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा आजकल हर और जॉब में पेंशन वाली फैसिलिटी बंद कर दी गई है, तभी तो लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि पता पब्लिक सेक्टर में भी अब यानी गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब आजकल तो आपको पता पेंशन तो है नहीं, तो वहाँ पर सैलरी कम है, प्राइवेट में कम से कम सैलरी तो ज़्यादा है, क्योंकि पेंशन तो दोनों ही जगह नहीं है। तभी पब्लिक का प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो गया, अदरवाइज पहले गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा था क्योंकि पेंशन मिलती थी लोगों को। एक जो आपकी है और लास्ट है पर्क्स, स्प्रिंग्स और प्रिक्यूसाइड्स। देखो पर्क्स, स्प्रिंग एंड प्रिक्यूसाइड्स वो फैसिलिटीज होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। जैसे अकोमोडेशन की फैसिलिटी दे दी है, कार की फैसिलिटी देती है, चिल्ड्रंस आपके बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी देती है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये सारी फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, सैलरी के अलावा आपको प्रोवाइड कर रही है तो वो चीज़ भी आपको मोटिवेट करती है मोर एंड मोर हार्ड वर्क करने के लिए। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन की फैसिलिटी दे दी, फ्लैट्स दे दी आप लोगों को रहने के लिए, ठीक है, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस दे रही है और इसके साथ साथ आपको कार की फैसिलिटी देती है, मोबाइल की फैसिलिटी देती है, कहता है ये फैसिलिटीज भी कहीं ना, लैपटॉप की फैसिलिटी देती है, ये फैसिलिटी भी हमें मोटिवेट करती है मोर एंड मोर हार्ड वर्क करने के लिए। तो उसको बोला जाता है पर्क्स, स्प्रिंग एंड प्रिक्यूसाइड्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो सेल्समैन का जिनका काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है, जनरली कंपनी उनको मोबाइल और कार की फैसिलिटी दे देती है। भाई छोटी कंपनी है तो बाइक की भी दे देती है, बड़ी कंपनी है तो कार की, मोबाइल की देती है। जो आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लैपटॉप की और मोबाइल की फैसिलिटी दे देती है। ठीक है, और जो केवी के जो टीचर्स होते हैं आपने देखा होगा वहाँ पर उनका ऑर्गेनाइजेशन उनको अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी देता है। तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन ये फैसिलिटीज भी कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है मोर एंड मोर हार्ड वर्क करने के लिए। So students, these are the financial incentives. Okay. Our next topic, non-financial incentive. You know, non-financial incentive means those incentives which are not provided in the form of money. बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होती है जो आपको मनी की फॉर्म में नहीं दी जाती है, किसी नॉन मनी की फॉर्म में दी जाती है, उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी कहते हैं। कौन कौन सी होती है नॉन फाइनेंशियल में? सबसे पहले आता है स्टेटस। भाई अगर आपकी स्टेटस को हाई कर दिया जाए तो भी आप मोटिवेट होते हैं, लेकिन स्टेटस इंक्रीज करने से आपकी रैंक, आपकी अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बट आपकी सैलरी सेम ही रहेगी, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि मैडम एक बात बताओ, भाई फर्स्ट आता है स्टेटस। मैंने एक्सप्लेन में आप लिखोगे इन स्टेटस वी इंक्रीज द स्टेटस ऑफ आवर एम्प्लॉय। When the status of the employee is also increased and definitely the employee is also motivated. और स्टेटस इंक्रीज होगा तो उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रैंक, सारी चीजें हाई हो जाती हैं। तो मैडम जब रैंक हाई होगा, अथॉरिटी हाई होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऑब्वियस बात है सैलरी भी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर सैलरी आपकी इंक्रीज नहीं होती, सैलरी सेम रहेगी। सैलरी बढ़ेगी तो फाइनेंशियल में आ गया फिर वो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्टेटस। तो ये स्टेटस भी कहीं ना कहीं जब आपके स्टेटस को हाई कर दिया जाता है तो वो भी आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। बेटा आप 10 एम्प्लॉय और एक साथ काम कर रहे हो, उनमें से एक एम्प्लॉय को आपका सीनियर अपॉइंट कर दिया कि भाई आप है ना इन सब की रिपोर्ट मुझे दोगे। जब उसको सीनियर अपॉइंट कर दिया जाता है तो इट मीन्स उसका स्टेटस तो हाई हो गया, उसका रैंक हाई हो गया, उसकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन सैलरी तो क्या है, सेम ही है, काम तो वो भी सेम ही कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टेटस बोला जाता है। स्टेटस में जनरली क्या होता है कि इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है और उस काम को करने की पावर भी दे दी जाती है और उसका कहीं ना कहीं रुतबा भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका पे स्केल वही रहता है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर हम एक साथ टीचर्स काम कर रहे हो और एक टीचर को अपॉइंट कर दे, यू आर द एचओडी, मुझे एचओडी बना दिया उसका, लेकिन एचओडी बनाने पर भी मेरा काम वही है, बस मैं अपने सबॉर्डिनेट्स का काम देख के उसकी रिपोर्ट जरूर एक देख के आती हूँ कि कौन कौन बंदा क्या काम कर रहा है। या सबसे अलग अलग पूछने की बजाय मेरे से पूछ लिया जाता है कि भाई इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, अकाउंट्स में क्या चल रहा है, बीएसटी में क्या चल रहा है, सबकी रिपोर्ट मैंने दे दी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पे स्केल वही है, लेकिन क्या हो गया, आपकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंक हाई हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, स्टेटस। तो स्टेटस इंक्रीज करने से भी कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होते हो, क्योंकि इससे आपका रुतबा बढ़ जाता है, आपकी पावर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपका रैंक बढ़ जाता है। सेम सैलरी। सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब होता है कि बेटर सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन। Organizational climate means if any organization is also provide a better senior subordinate relation to their employee, then the employee is also motivated with this organization. क्योंकि जनरली जो एमएनसी कंपनियां हैं, उन सब एमएनसी कंपनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन बेटर नहीं है। सीनियर क्या करता है, एम्प्लॉय को टॉर्चर कर रहा है, एम्प्लॉय डीमोरलाइज हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है, बेटर वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इससे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में हम एक ऐसा क्लाइमेट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेंगे जिसमें अच्छा सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन हो, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक फैसिलिटी हो, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हो, ठीक है, वाटर की, एयर की या अनदर टाइप की जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, वो फैसिलिटीज प्रॉपर हम अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करें, और साथ ही अच्छा रिलेशन सीनियर सबॉर्डिनेट का प्रोवाइड करें, तो भी एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा। ठीक है, ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में काउंट होती है। दूसरी बात, एक फीमेल जो एम्प्लॉयज होती है, वो फीमेल जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि अगर कम सैलरी पे भी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, लेकिन अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ऐसा मिलता है जहाँ वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महसूस नहीं करती, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब नहीं करेगी। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सेफ, सिक्योर, बेटर सीनियर सबॉर्डिनेशन, सारी बेसिक फैसिलिटी अगर अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है बेटा, तो इट मीन्स वो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन दे रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को। वो सैलरी से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते, लेकिन एनवायरनमेंट से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड आता है करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट कहता है, करियर एडवांसमेंट जो आपके आता है कि इफ ऑर्गेनाइजेशन provide the promotion opportunities to their employees, then that promotion opportunity is also motivated to all employees to perform the better work in our organization. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी देता है, तो वो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी भी उसको मोटिवेट करती है मोर एंड मोर हार्ड वर्क करने के लिए। उसको करियर एडवांसमेंट बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई फ्यूचर में प्रमोशन की फैसिलिटी नहीं है, तो डिमोरलाइजेशन आता है, यार कितना भी काम करो लेकिन प्रमोशन तो है ही नहीं। लेकिन इफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द प्रमोशन फैसिलिटी, इट मीन्स इफ यू परफॉर्म बेटर वर्क देन वी प्रमोट एट हायर डेजिग्नेशन, दैट प्रमोशन फैसिलिटी मोटिवेट यू टू डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क। और ये बात सच भी है, आप खुद सोचो उस चीज को, अगर आपको प्रमोशन एक बिजनेस दे रहा है और एक बिजनेस प्रमोशन नहीं दे रहा, किसको प्रायोरिटी दोगे? प्रमोशन वाले को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि प्रमोशन आपको मोटिवेट करता है कि आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा हायर लेवल की जॉब मिलेगी। तो बेटा करियर एडवांसमेंट का मतलब होता है प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी। ये अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम स्टेटस और इसमें क्या, भाई करियर एडवांसमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और वो अपॉर्चुनिटी ही आज आपको मोटिवेट कर रही है कि भाई आज मैं अगर अच्छा हार्डवर्क करूंगा तो फ्यूचर में मुझे प्रमोशन मिलेगा। मिला नहीं है, वो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आज आपको मोटिवेट कर रही है आपको बेटर वर्क परफॉर्म करने के लिए। ये मत सोचना कि आपको प्रमोशन मिल गया, नो, सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी आपको मोटिवेट कर रही है कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस देनी है या आपको बेटर हार्डवर्क करना है ताकि आपको फ्यूचर में प्रमोशन मिले। तो वो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आपको मोटिवेट कर रही है। उसके बाद फोर्थ आता है जॉब इनरीचमेंट या असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। यू नो, एक एम्प्लॉय डेली के वर्क परफॉर्म करते करते बोर हो जाता है, रूटीन का वर्क परफॉर्म करते करते बोर हो जाता है। सो अगर उस एम्प्लॉय को हम चैलेंजिंग जॉब दें, ठीक है,
कुछ डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट उसको असाइन करे जो चैलेंज हो उसके लिए, तो इससे भी एम्प्लॉय में मोटिवेशन आता है, इससे भी वो बेटर वर्क परफॉर्म करता है। लेकिन बेटा सभी एम्प्लॉयज के लिए इस टाइप का मोटिवेशन या इंसेंटिव सूटेबल नहीं है। जो एम्प्लॉय क्रिएटिव माइंड का होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेता है, उस एम्प्लॉयज को ये मोटिवेट करती है। क्योंकि जिनका माइंड क्रिएटिव नहीं होता वो तो अपने रूटीन काम से सेटिस्फाई रहते हैं, उनको किसी टाइप को कोई क्रिएटिव जॉब नहीं देनी चाहिए। लेकिन जिनका माइंड क्रिएटिव होता है, all these employees also want to do something different in their life. All these employees also motivated with this method. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रूटीन जॉब से बोर हो जाते हैं। So organization is also provide some challenging job to all these employees. कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट उनको दिया जाए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए उनको भेजा जाए। जैसे एक प्रोजेक्ट देकर उस प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट हुआ, सेम प्रोजेक्ट ना देकर दूसरा प्रोजेक्ट उनको असाइन किया जाए, तीसरा प्रोजेक्ट दिया जाए। इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है टू बेटर वर्क परफॉर्म करने के लिए। लेकिन बेटा सबके लिए सूटेबल नहीं है ये मेथड। ये मेथड उन्हीं के लिए सूटेबल है जिनका माइंड बहुत क्रिएटिव है, जो कुछ डिफरेंट थिंकिंग करने वाले हो, जो कुछ लाइफ में अलग सा करने वाले होते हैं, उनके लिए ये मोटिवेशन है। अदरवाइज एक एज के बाद जब 40 की एज हो जाती है तो इंसान वही रूटीन का काम करना ही हैबिचुअल हो जाता है, तो उनको ये चीज़ मोटिवेट नहीं करती, वो तो ऑब्जेक्शन करेंगे। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन, एम्प्लॉयज की पहचान बनाना। एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है इफ एनी एम्प्लॉय परफॉर्म द बेटर वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देन वी शुड क्रिएट ए स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस एम्प्लॉय। इट मीन्स सेमिनार हॉल में, असेंबली हॉल में उस एम्प्लॉयज का स्पेशल इंट्रोडक्शन सभी ओल्ड एम्प्लॉयज से करा दिया जाए, उसकी प्रेज कर दी जाए, उसका नाम कंपनी के नोटिस बोर्ड पे मेंशन कर दिया जाए। तो इससे भी एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा और बेटर वर्क परफॉर्म करेगा, क्योंकि इससे उस एम्प्लॉय की एक अलग से रिकॉग्नाइजेशन क्रिएट हो जाती है, एक पहचान क्रिएट हो जाती है। इससे भी एम्प्लॉय क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। इसको एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय ने बेटर वर्क परफॉर्म नहीं किया, कोई मिस्टेक कर दी है, तो कहता है आप सबके सामने उसको डांटो नहीं, आपने केबिन में बुलाओ उसको और तब उसको समझाओ कि आपने ये रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन अगर अच्छा किया तो सबके सामने उसकी प्रेज करो, ठीक है, स्पेशल उसका नाम नोटिस बोर्ड पे मेंशन करो, तो उसको बोला जाता है एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन। एक स्पेशल पहचान एम्प्लॉय की क्रिएट करो, वो भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन देती है। आप लोगों को पता है अगर हमारे स्कूल में किसी बच्चे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो उसकी बड़ी सी फोटो बना के स्कूल के मेन गेट या अपने दीवार वॉल्स पे देखी होगी, ऐसे लगा दिया जाता है। जब उसके पेरेंट्स आते हैं या कभी वो स्टूडेंट आता है तो सोचो उसको कितना अच्छा मोटिवेशन सा मिलता होगा। उसके कजन होंगे, उसके बहन भाई होंगे, अपने बहन या भाई की फ़ोटो देखकर उसको कितना अच्छा मोटिवेशन लगता होगा, देखो मेरे भाई की फ़ोटो यहाँ, मेरी भी यही लगनी है। क्या आप लोगों के अंदर ऐसी कभी फीलिंग आती है? आती होगी, ऐसी बात नहीं, कुछ बच्चों की तो आती है जिनका अपना एम होता है लाइफ में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है, यार इस जगह मेरी भी फ़ोटो यहाँ लगनी चाहिए। यस या नो? आता है ना कि यार कॉमर्स में आपने कभी देखा होगा डिम्पी की लगी हुई है, ठीक है, उसने 90 उसके 11 मार्क्स डिडक्ट हुए थे, ठीक है, तो उस बच्ची की कॉमर्स में टॉपर में लगी हुई है। कभी हो सकता आप में से भी किसी स्टूडेंट को लगे भाई डिम्पी की हटाओ मेरी लगे यहाँ पे, ठीक है, या डिम्पी के साइड में मेरी फ्रंट पे लगे क्योंकि मुझे तो 98 लेनी है। सोचो कभी ना कभी ऐसा अगर हम एक टारगेट सेट करेंगे ना तो उस लेवल का एफर्ट्स होता है, लेकिन अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया तो बेटा उस लेवल के एफर्ट्स भी नहीं होते हैं। तो जब आपने टारगेट उतना हाई कर रखा है कि वहाँ मेरी पिक होनी चाहिए, वहाँ मेरी फोटो होनी चाहिए, तो आप एफर्ट्स भी उसी लेवल का करोगे, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है। उसके बाद कहता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी में जनरली स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी नहीं देता, जॉब की कंफर्मेशन नहीं देता है, तो वो इनसिक्योरिटी भी एम्प्लॉयज को डिमोरलाइज करती है और धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। So we should provide the job security to all our employees. But if we provide the job security to our employees, then employees also become lazy. क्योंकि उसकी जॉब की कंफर्मेशन हो गई, उसको पता है जॉब तो कहीं जानी नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लेजी हो जाता है और वो बेटर हार्डवर्क परफॉर्म नहीं करता। तभी तो कहते हैं फिर जॉब सिक्योरिटी क्यों दे, कहाँ से मोटिवेशन दे रही है? क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उनकी जॉब सिक्योर होती है, इसलिए वो इतना बेटर हार्डवर्क नहीं करते एज कंपेरिजन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय के। उनकी जॉब सिक्योर ही नहीं है,
कंफर्मेशन नहीं है उनकी जॉब में, इसलिए वो ज़्यादा या मोर हार्डवर्क करते हैं। बट कहते हैं वी शुड प्रोवाइड द जॉब सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन। या हम जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड तो करें, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ करें, या प्रॉपर टर्म्स कंडीशन सेट करने के बाद ही जॉब सिक्योरिटी दे, तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। तो जॉब की भी उनकी सिक्योर है, साथ ही टर्म्स कंडीशन फिक्स कर दी, अगर ये टारगेट आपने अचीव नहीं किया तो यू आर अकाउंटेबल, इसके लिए हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और वो ज़्यादा बेटर हार्डवर्क करेगा। अगर अकेली जॉब सिक्योरिटी दे दी तो बेटा लेजी हो जाएगा, मोटिवेशन तो दूर की बात है, काम ही नहीं करेगा। सो आप जॉब सिक्योरिटी दो, लेकिन प्रॉपर टर्म्स कंडीशन को फिक्स करने के बाद दो, तो इससे एम्प्लॉय में मोटिवेशन आता है, ज़्यादा हार्डवर्क करता है और प्रोडक्टिविटी भी उसकी ज़्यादा आती है। उसके बाद हमारा 7 पॉइंट है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन में कहता है if management take any decision, then before taking any decision the management is also take the suggestion from the employees. ठीक है, if the suggestion is really good then all the suggestion is also included in our decision making. तो इससे भी एम्प्लॉयज में क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा कि मैनेजमेंट हमें पार्टिसिपेट करवा रही है डिसीजन मेकिंग में, तो वी आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। ठीक है, तो इससे भी एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है और फ्यूचर में बेटर हार्डवर्क करेगा और अच्छे डिसीजंस लेने में भी वो क्या करता है, मैनेजमेंट की हेल्प करता है। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन नॉन मॉनिटरी होता है। जैसे कई बार हम डिसीजन ले रहे हैं, हमने एम्प्लॉय से पूछ लिया, हाँ भाई बताओ कैसे कैसे कर रहे हैं, जिन जिन लोगों से पूछा तो देखो मोटिवेशन तो आती है। और अगर रियली में मैंने कोई सजेशन दिया और वो सजेशन मैनेजमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया, अच्छा लगा उनको, तो रियली में मेरे अंदर मोटिवेशन आता है कि देखो मैंने एक अच्छा सजेशन दिया। इससे आपका क्रिएटिव लेवल भी इंक्रीज होता है और आपका बिलोंगिंगनेस की फीलिंग भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्रिएट होगी एंड यू आर मोटिवेट। तो उसको बोला जाता है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। लेकिन ध्यान रखना, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन में अगर आपको से पूछकर डिसीजन लिया, आप खुश हो, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई होकर आपको कुछ मॉनेटरी रिवार्ड दे देती है, तो मॉनेटरी रिवार्ड अगर दे देते हैं तो वो फाइनेंशियल इंसेंटिव में आ जाता है। लेकिन मॉनेटरी रिवार्ड नहीं देती, सिर्फ आपके सजेशन को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करती है, तो फिर वो नॉन मॉनेटरी में आता है। लास्ट वन आता है ऑटोनॉमी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम देना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को वर्क परफॉर्म करने की फुल फ्रीडम दे देती है, तो भी इससे एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होता है मोर एंड मोर हार्डवर्क करने के लिए, कि भाई आप अपने तरीके से काम करो, बस ये टारगेट आपको अचीव करना है, टारगेट सेट कर दिया, ये टारगेट इस टाइम में आपको अचीव करना है, यू आर फ्री टू परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन व्यू एंड ओन वे। तो ये चीज भी क्या करती है, हमें मोटिवेट करती है मोर एंड मोर हार्डवर्क करने के लिए। ठीक है, तो उसको ऑटोनॉमी, ये बात करेक्ट भी है, आई एम एग्री विद दिस पॉइंट। क्यों? कि देखो जितना इंटरफेरेंस ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा रहता है, जितना ऑर्गेनाइजेशन आपके काम में इंटरफेरेंस करेंगी उतना ही डिमोरलाइजेशन आता है, और जितना फ्रीडम दे देती है उतना ही मोटिवेशन आता है। आप फ्री हो अपने हिसाब से वर्क परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बेटा फ्रीडम तो देती है, लेकिन टारगेट के साथ कि ये टारगेट विद इन टाइम आपको क्या करना है, अचीव करना है। तो ऑटोनॉमी भी आपको क्या दे रही है, फ्रीडम दे रही है। सो दीज आर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। स्टेटस हाई करना, अच्छा एनवायरनमेंट देना, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी देना, चैलेंजिंग जॉब देना, आपकी एक स्पेशल पहचान क्रिएट करना, आपको जॉब सिक्योरिटी दे लेकिन टर्म्स कंडीशन के साथ है, आपको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना और आपको वर्क परफॉर्म करने की फुल फ्रीडम देना। सो दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू आवर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, आई होप you understand all these topics. If you have any doubts, so please send message. Okay, thank you students. Take care.